हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स को भी स्टार्ट करेंगे। सेकंड सेमेस्टर वालों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसके अंतर्गत अब हम लोग सेकंड सेमेस्टर को भी देखेंगे और बीच बीच में सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर को भी साथ में देखते रहेंगे। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर्स आपको मिलते रहेंगे, आप लोग उनको अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए जिस हिसाब से टाइम रहेगा उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। तो मुझे आशा है आप लोग घर पर होंगे, अच्छे से होंगे, बेहतर तरीके से स्टडी आप लोग कर रहे हैं। देखिए, आप ये मत सोचिए कि समय आपका एग्जाम का कितना टलेगा, कब होगा या नहीं होगा, इस पर ध्यान ना देते हुए आपको अपने स्टडीज पर फोकस करना है कि आपको पढ़ना तो है ही, क्योंकि अल्टीमेटली आपको काम नॉलेज ही आने वाला है। स्टडी जो आप करेंगे आज, जो समय का उपयोग कर ले जाएगा वो कल आराम करेगा अच्छे से। आराम का मतलब कि उसको अच्छी सफलता प्राप्त होगी और बेहतर तरीके से वो अपना भविष्य बना सकेगा। तो आप सब इसको समझिए, पढ़ाई अध्ययन कार्य को मत रोकिए, उसको आप जारी रखिए, बाकी चीजें होती रहेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का जो चैप्टर है सर्वांग समता एवं समरूपता रहेगा। लेकिन अभी हम एक पार्ट में सर्वांग समता को देखेंगे और अगले पार्ट में समरूपता को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सर्वांग समता क्या होती है पहले इसको आप देखेंगे। तो ये बोला जाता है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। देखिए, सर्वांग समता क्या मतलब ये, जैसा कि इसका वर्ड का मतलब निकल रहा है सर्व अंग समता, यानी सभी अंगों में समता होना, समानता होना। ठीक है, सर्वांग समता, सभी अंगों से समान। देखिए, कोई भी चीज जब हर प्रकार से समान हो, ठीक है, इसका मतलब अगर सामान्य रूप से मैं बात करूं, अभी बिल्कुल जनरल चर्चा करता हूं। मान लीजिए ये एक आपका वर्ग है, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर या 5-5 सेंटीमीटर का चलिए मान लेते हैं, ठीक, और एक और वर्ग हो वो भी 5 ही 5 सेंटीमीटर का हो, तो ये जाहिर सी बात है ये सर्वांग सम है ना, क्योंकि हर एक साइड इनका इक्वल है। तो ये जो वर्ग है, ये दोनों वर्ग इस समय सर्वांग सम, हर एक अंग से समान है ना। अगर हम इसमें से एक वर्ग को उठा के दूसरे वर्ग पे रखेंगे तो बिल्कुल एक फिगर दूसरे फिगर को पूरे तरीके से ढक लेगा। अगर मैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचूं और ये मान लीजिए इसका है, चलिए यहां मान लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वर्ग है, सॉरी वृत्त है, और एक और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा जाए, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों वृत्त बिल्कुल समान होंगे। अगर मैं एक वृत्त को उठा करके दूसरे पे रखूं तो बिल्कुल उसको कवर कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो फिगर होते हैं इनको हम कहेंगे कि ये सर्वांग सम है। ये कैसे है? सर्वांग सम है। ठीक है, सर्वांग सम आकृतियां हैं। तो सर्वांग सम आकृतियां का मतलब यही है, ऐसी आकृति जो हर प्रकार से प्रत्येक अंग से समान हो। ठीक है, यानी कि जितना इसका आकार है उतना ही इसका भी आकार। और देखिए यहां 2 चीजें आएंगी। सर्वांग सम का मतलब है जिनका शेप भी सेम हो। शेप का मतलब क्या हुआ कि वो आकृति कैसी है। ठीक है, जैसे ये वृत्ताकार है, वृत्त है, ये वर्ग है, तो शेप सेम होना चाहिए। और दूसरा साइज मतलब उसका आकार, है ना। तो ये आकृति और आकार 2 बातें हम समझ सकते हैं कि उसकी आकृति एक ही जैसी होनी चाहिए और दूसरा आकार, ठीक है, यानी साइज। तो ये 2 चीजें समान है अगर, तो वो सारे फिगर क्या है? सर्वांग सम आकृतियां हैं। ठीक है, अगर आकृति, शेप उसका और साइज ये एक जैसा है, एक ही जैसे रूप का है, तो इसका मतलब वो आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां हैं, चाहे वो कुछ भी हो, सामान्य रूप से समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आयत है, और ऐसा ही एक और आयत हो बिल्कुल उतना ही लंबाई चौड़ाई का, तो ये आकृतियां सर्वांग सम हुई। ये आयत इस आयत के सर्वांग सम। अगर मैं कहूं कि ये वाला 6 सेंटीमीटर है और ये वाला आपका 3 सेंटीमीटर, इधर भी मैं कहूं 6 और 3 है, तो जाहिर सी बात है लंबाई चौड़ाई हर एक परिप्रेक्ष्य में ये दोनों आकृतियां एक जैसी हैं। इसका मतलब ये सर्वांग सम आकृति, और हर एक सर्वांग सम आकृति अगर उठा करके दूसरी आकृति पर आप इंपोज करेंगे, सुपर इंपोज करेंगे, मतलब रखेंगे, तो वो उसको पूरे तरीके से ढक लेगा। ठीक है, तो ये बड़ी सामान्य सी डिस्कशन है कि सर्वांग समता क्या था, आपको एक आइडिया लगना कि सर्वांग समता है क्या। ठीक है, चलिए अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं और थोड़ा सा आपको त्रिभुज में सर्वांग समता को डिटेल में स्टडी करना है, त्रिभुजों के लिए। ठीक है, तो उस पर आते हैं और उनके क्या क्या तरीके होते हैं उनको देखेंगे। तो देखिए, अब आपने समझ लिया कि सर्वांग सम हर एक अंग से, प्रत्येक अंग से समान होना। ठीक है,
अब हम बात करेंगे कि त्रिभुज में सर्वांग समता कैसे निर्धारित होती है और उसका मतलब क्या है। जैसे कोई एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ये आपका एक त्रिभुज है, सपोज मान लेते हैं इसको नाम देते हैं ABC, और एक त्रिभुज और यहीं ले लेते हैं बिल्कुल इसी साइज का, ये आपका DEF। हम ये मानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल बराबर हैं, एक ही जैसे हैं, ठीक है। अब अगर ये सर्वांग सम है तो इनको भी अगर इस त्रिभुज को इस त्रिभुज पे रखा जाएगा तो हर एक साइड पे साइड बैठ जाएगी, बिल्कुल पहला वाला फिगर दूसरे वाले फिगर से ढक जाएगा, तभी वो सर्वांग सम है। ये तो सामान्य बात हुई। अब सर्वांग सम अगर है तो इसको किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। देखिए पहले तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, पहले तो दोनों बराबर होने चाहिए, और दूसरा उसका शेप एक होना चाहिए। मतलब ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज है, ऐसा नहीं कि एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है, एक वृत्त है और एक सिलेंडर है, कुछ और, ऐसा नहीं, ठीक है। सेम आकृति, ये आप देखिए त्रिभुज जो बन, अब ये जो चिन्ह बन रहा है दो बराबर लाइन है, मतलब वो साइज में बराबर होने चाहिए, और एक ऐसा चिन्ह बना दिया जाता है तो इसका मतलब उनका शेप समान होना चाहिए। ये वाला आप ये कह सकते हैं कि ये शेप को डिसाइड कर सकता है, और ये जो दो बराबर का चिन्ह है ये इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करेगा कि वो समानता है उनमें, यानी कि उनका साइज जो है सेम है, साइज की इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि साइज उनका आकार भी समान है, ठीक है। तो ये आकृति और आकार पर मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन खैर इस चिन्ह को आपको ऐसे नहीं समझना है, तो समझाने का दृष्टिकोण था। आपको ये समझना है कि अगर कहीं ऐसे दो बराबर की लाइनें और एक ऐसी लाइन बनी है तो इस चिन्ह को सर्वांग सम चिन्ह कहते हैं, ठीक, सर्वांग समता का चिन्ह कहते हैं, सर्वांग समता का चिन्ह, ठीक है, का चिन्ह कहेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है, ठीक, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब अगर ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होंगे, इनकी कुछ शर्तें होती हैं। जो त्रिभुज की सर्वांग समता के कुछ नियम है कि अगर वो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनको हम किन नियमों पर समझेंगे, तो उनको चलिए अब देखते हैं और समझते हैं। अब देखिए ये दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहे जाएंगे जबकि उनके तीनों साइड्स, मान लो इसका AB और इस वाले का त्रिभुज का DE बराबर हो, यानी अगर इस त्रिभुज का AB बराबर हो गया और इसका DE बराबर हो गया, ऐसे लिख देते हैं। अगर इस वाले त्रिभुज का BC भुजा बराबर हो और इस वाले त्रिभुज की करस्पॉन्डिंग यानी संगत भुजा है जिनको कहते हैं। संगत भुजा का मतलब जैसे यहां पर जो भुजा स्थित है इस त्रिभुज के यहां पर जो भुजा स्थित हो, जो भुजा इस तरीके से बेस में है वही भुजा इधर बेस में हो, जो DF है वो AC, इस तरीके की भुजाएं संगत भुजाएं कही जाती हैं। तो अगर AB DE के बराबर है, BC EF के बराबर है, और यहां से AC आप देखा जाए ये वाला DF के बराबर है, अगर ये सिचुएशन हो गई तीन चीजें, तो इसका मतलब यहां पर ये त्रिभुज अब सर्वांग सम कहे जाएंगे, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और इनमें क्या रूल लगा कि ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा के, और ये AC वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है, मान लेते हैं। हम इसको एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइनों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर लिख भी दिया गया है। तो इसका मतलब ये भी देखने पर भुजा ही है, जो भुजाओं की समानता, ये भी देखिए दोनों भुजाएं थी तो इसको हम भुजा की समानता कहेंगे, और ये भी भुजाएं थी, साइड थी, तो इसको भी हम भुजा की समानता कहेंगे। भुजा को इंग्लिश में साइड बोलते हैं, इसलिए S लिख सकते हैं, साइड S ऐसा लिखा जाता है। तो एक रूल हुआ कि दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी तीनों भुजाएं यानी तीनों संगत भुजाएं, ये कैसी भुजाएं ध्यान रखिएगा, ये संगत भुजाएं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत भुजाएं हैं। संगत भुजाओं का मतलब एक जैसी स्थिति में, जैसे जहां पर AB की स्थिति है वैसे ही यहाँ DE की स्थिति है, जो BC की स्थिति है कि वो आधार में है वैसे EF की स्थिति है। तो संगत भुजाएं अगर बराबर है, तीनों भुजाएं, दोनों त्रिभुज में मिला के तीन भुजाएं, जैसे ये वाली संगत भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, DF के, तीनों लिख दिए गए हैं आपके सामने। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं भुजा, भुजा और भुजा, तीन बार ऐसे लिखा जाता है, ये एक नियम है। या फिर इंग्लिश में लिखें तो साइड साइड साइड, SS ट्रिपल S लिख देते हैं, SSS। ये कॉन्ग्रुएंसी की पहली शर्त है। ये क्या है, सर्वांग समता की शर्त है, ध्यान रखें ये क्या है, सर्वांग समता की शर्त है, जो आपने अभी पहली शर्त देखी, एक ही शर्त आपने देखी कंडीशन
कि तीनों साइड अगर बराबर हो गई तो वो दो त्रिभुज जो है उनको हम कह देंगे कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। अब यानी कि अगर हमने तीन भुजाएं इस प्रकार से बराबर कर ली तो इसका मतलब ये त्रिभुज हर एक दृष्टिकोण से सर्वांगसम मान लिया जाएगा। यानी कि इस जगह बनने वाला कोण इसके बराबर होगा, इस जगह बनने वाला कोण इसके बराबर होगा और यहां पर बनने वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझेंगे। अब वो कहने की बात नहीं है, उसके सभी पार्ट देखिए। एक त्रिभुज में कितने हिस्से हो सकते हैं? 6 भाग हो सकते हैं, 3 उसकी भुजाएं और 3 उसके कोण। ठीक है, तो अगर हम दो त्रिभुजों में मिला करके हमें कभी ये पता चल जाए कि उनकी 3 संगत भुजाएं बराबर हैं तो हम कह देंगे कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है पूरे तरीके से। अब यानी अब उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। संगत कोण का मतलब कि B पर जो कोण बन रहा है वो E के बराबर होगा, जो B पर बन रहा है वो E के बराबर होगा। ठीक है, ये देखिए, और जो C पर बन रहा है वो F के, और जो यहाँ A पर बन रहा है D। देखिए यहाँ ABC PQR कोई भी नाम हो सकता है, आपको नियम को ध्यान देना। तो आपने पहला नियम समझ लिया कि भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, सर्वांग समता की पहली शर्त आपने सीख ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे सर्वांग समता की शर्तें पूछी जा सकती हैं और इनके अनुप्रयोग पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आपने देखा कि यदि दो त्रिभुज बराबर सर्वांग सम हो गए तो उनके प्रत्येक संगत अंग जो है वो सभी बराबर होंगे, यानी प्रत्येक संगत कोण और प्रत्येक संगत भुजा बराबर होगी। अब आप देख लीजिए जरा, मैं आपको दो चीजें और समझा देता हूं कि ये संगत भुजा और संगत कोण, ये जो वर्ड आता है इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सब चीजें कभी कभी जो लोग नहीं पढ़े होते उनको प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए, मैं दो फिगर यहां पर लेता हूं फिर से। एक मैंने नाम लिया यहां पर ABC और एक और लेता हूं यहां पर ऐसा ही बिल्कुल डायग्राम। मान लेते हैं ये सर्वांग सम है और यहां नाम ले लेता हूं मैं DEF। ठीक, तो संगत का मतलब ये हुआ कि भुजाओं में अगर बात करेंगे तो इसका AB और इसका DE। तो संगत भुजाएं क्या है? AB और DE। अगर ये बराबर हो, अगर ये सर्वांग सम त्रिभुज है तो बराबर ही होगा। मैं मान लेता हूं कि ये सर्वांग सम है, तो आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं AB बराबर आपको लेना पड़ेगा फिर DE अगर ये सर्वांग सम है। और ये जो देखिए BC, ये वाली बेस आधार वाली, तो इधर भी आधार वाली भुजा लेंगे, यानी इस तरफ का BC तो इस तरफ का EF। ठीक, ये बराबर होगा। ये तीसरी भुजा यहां की लेंगे जिसका नाम है AC, तो यहां की भी तीसरी भुजा लेंगे जिसका नाम है DF। ठीक, ये हो गई संगत भुजाएं। अब संगत कोण देखते हैं। देखिए ये वाला भाई A वाला कोण जो बन रहा है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो कोण A बराबर होगा यहां वाले के कोण D के। ठीक, अब देखिए इस जगह जो B बन रहा है वो E के बराबर होगा, इसका मतलब कोण B बराबर कोण E। इसके बाद देखिए यहां पर जो कोण C पर बन रहा है तो यहां पर F, यानी कोण C बराबर कोण F। ये संगत कोण है इन दो फिगर्स में। अब यहां नाम कुछ भी हो जाए, यहां PQR होता तो हम बोल देते यहां पर AP के बराबर, यहां Q लिखा होता तो BQ के बराबर है, और R यहां लिखा होता तो हम कहते हैं कोण CR के बराबर है। उसमें क्या, वो संगत कोण है। मतलब आपने देखा ये 6 हिस्से हैं त्रिभुज में, 3 कोण और 3 भुजाएं, 3 भुजाएं और 3 कोण। इनमें भी हमें संगत भुजा का ज्ञान होना चाहिए जिसको करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं, और संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, उसी स्थान पर स्थित, जो स्थान यहां पर है वही स्थान यहां पर होना चाहिए, इस वाले स्थान का इस वाले स्थान से। ये चीज आपको समझनी है। ठीक, तो मुझे आशा है कि आप संगत भुजा और संगत कोण को अच्छे से समझ गए होंगे कि ये सब क्या होता है। ठीक है, चलिए ओके। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो चीजें आपको जरूर समझ में आएंगी और फिर आप अच्छे से उसको कर पाए, क्योंकि आप में ज्यादा कुछ वैसा प्रूविंग सिद्ध करने वाली चीजें नहीं आती। बहुत सामान्य से मान लीजिए शर्तें लिखने को आ गई, तो आपने पहली शर्त देखी भुजा भुजा भुजा। अब दूसरी शर्त मैं आपको समझाता हूं कि अगर दो त्रिभुज कब और क्या नियम होंगे, उनको अब आप जल्दी से समझना शुरू करिए। देखिए मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है, अगर हमें इनको सर्वांग सम की दूसरी शर्त लगानी हो तो दूसरी शर्त ये है कि एक भुजा, मान लेते हैं इसका नाम करते हैं पहले ABC और इसका नाम चलिए DEF, वही नाम ले लेते हैं। अब आप देखिए जरा, मानता हूं मैं कि ये वाली भुजा ले रहा हूं AB, तो यहां पर भी ये वाली भुजा हो जाएगी। दूसरा मैं ये वाली भुजा ले लेता हूं तो यहां ये वाली भुजा हो जाएगी, और इनके मध्य एक कोण ले लेता हूं ये वाला। ठीक, तो यहां भी मध्य वाला कोण। तो आप देख रहे हैं एक भुजा फिर कोण फिर भुजा, भुजा फिर कोण फिर भुजा। ठीक है, इसका मतलब यहां पर जो नियम बन रहा है वो पहले भुजा
एक भुजा इसकी एक इसकी, फिर ये कोण आया यहाँ बीच में जो आ रहा है, दोनों भुजाओं के मध्य आप देखिए ऐसे दो भुजाएं हैं और दोनों भुजाओं के मध्य एक कोण स्थापित हो रहा बन रहा है, ठीक, ये और ये इनके बीच, तो इसको बोलेंगे भुजा कोण भुजा। क्या बोलेंगे? भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा, ये आपका अगला रूल हो गया, सर्वांग समता की अगली शर्त हो गई। अगर कहीं ऐसी शर्तें फॉलो हो जाए दोनों में तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाएंगे, यानी सिद्ध कर सकते हैं आप इसको। अगर शॉर्ट में लिखे, भुजा को साइड लिखते हैं, कोण को एंगल लिखते हैं, तो ए लिख लीजिए, फिर इसको साइड, तो साइड एंगल साइड, है ना, कहीं कहीं ऐसे आपको लिखा मिलेगा SAS, तो आप समझेंगे कि ये एक ही बात है, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड के बीच में कोण होना है हमेशा। देखिए यहां पर दो साइड्स के बीच में कोण, यहां भी दो साइड्स के बीच में कोण यहां भी बन रहा है, ये बात ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि साइड ये और ये कोण यहां बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये दूसरी शर्त हो गई साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा, दूसरी शर्त हो गई सर्वांग समता की। अब देखिए होता ये कि अगर हमें ऐसे कुछ सिद्ध करने को मिलता तो हम ऐसा मान लीजिए आपको दिया गया होता कि भाई ये ABC त्रिभुज है और यहाँ एक और त्रिभुज है आपका DEF, और अब आपसे कहा जाए कि ठीक बात है, यहाँ पर आपका ये चलिए 5 सेंटीमीटर और इधर भी 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, यहाँ भी 45 का बन रहा है। तो अब आपसे कहा जाए कि आप सिद्ध कीजिए कि ये सर्वांग सम है, त्रिभुज सर्वांग सम है, तो हम बिल्कुल देखेंगे कि ये वाली भुजा AB भुजा DE के बराबर है, साफ साफ दिख रहा है, तो हम लिखेंगे कि AB बराबर DE, साफ दिख रहा है ना, ये भी 5 और ये भी 5, और ये करस्पॉन्डिंग भी है, जो यहाँ स्थिति है वही भुजा की यहाँ भी स्थिति है। आधार वाली भुजा यहाँ पर फिर लिखेंगे, दूसरा एक हम कोण यहाँ पर दिया हो तो हम कहेंगे कोण B बराबर यहाँ का कोण E के यहाँ बराबर, और दोनों ही कितने 45 डिग्री के हैं, हमें मालूम है, कारण दे सकते हैं कि दोनों 45 डिग्री के। ये दोनों भुजाएं इसलिए बराबर थी क्योंकि इनके मान 5 सेंटीमीटर थे दोनों के ही। अगला फिर ये देखिए यहाँ से भुजा BC और यहाँ से भुजा EF बराबर है, ये प्रत्येक 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया है। तो हम अब ये देख पा रहे कि ये जो नियम बन रहा है भुजा कोण भुजा, है ना, यही वाला बिल्कुल बन रहा। तो हम कहेंगे कि इस नियम से, कौन से नियम से? SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता के नियम से, इस नियम से हम कह सकते हैं, इस नियम से ही कह सकते हैं कि हाँ अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, पहला त्रिभुज का नाम ABC, ये सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, ये हम अपनी तरफ से कह सकते हैं और ये सिद्ध हो जाएगा। सर्वांग सम होने का मतलब अब इनके बाकी के सभी जो भाग हैं वो भी समान होंगे, जैसे AC इसके बराबर होगा, यहाँ का कोण जितना भी होगा वो इसके बराबर होगा, यहाँ का कोण इतना होगा वो इसके बराबर होगा। एक बार अगर आपने सर्वांग समता सिद्ध कर दी तो इसका मतलब अब वो 6 के 6 भाग जो, यानी कि तीनों संगत कोण और तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके लिए आपकी दूसरी शर्त ये हो गई। आपने देखा कि दूसरी शर्त का क्या प्रयोग था, तो आपसे वैसे ये सब लेवल पे बात आएगी नहीं, प्रश्न इतने पूछे नहीं जाते कभी, लेकिन आपसे शर्तें पूछी जाती। मैं आपको समझा रहा हूं, डिटेल कर रहा हूं। आपने 2 शर्तें कर ली हैं, मैं शर्तों को लिखता भी चलता हूं ताकि कोई रिपीट ना हो। देखिए पहली शर्त आपने कर ली SSS और दूसरी शर्त आपने पढ़ ली साइड एंगल साइड। ये 2 शर्तें हम लोग सीख चुके हैं सर्वांग समता की। अब हम करेंगे अगली जो शर्त है उसको देखेंगे, जो कि होगी तीसरे नंबर की, यानी कि एंगल साइड एंगल, यानी 2 कोण के बीच की भुजा। अब ये कैसे बनेगा आप समझ सकते हैं। देखिए हमने माना कि ये कोण आपका त्रिभुज ABC है और एक और ऐसा ही त्रिभुज है जो कि DEF है, ठीक। अब देखिए एंगल फिर साइड एंगल, जैसे यहां का जो कोण है, सपोज मान लीजिए ये आपका मैंने दिया 45 और यहां का दिया चलिए 50, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए इसको मैं कुछ भी बोल देता हूं, जैसा कि यहां पर मैं बोल देता हूं चलिए 6 सेंटीमीटर, यहां भी ऐसे लिखा हो 45, इस जगह 50 और ये 6 सेंटीमीटर। तो अब आप देख रहे हैं कि हाँ यहां पर ये वाला कोण यानी कोण B बराबर है यहां के कोण E के, और ये संगत कोण भी है,
और ये सभी इसलिए बराबर है क्योंकि इनमें से प्रत्येक कोण कितने का है, प्रत्येक 45 डिग्री का है। दूसरा हम देख रहे हैं कि भुजा है यहाँ की BC इस त्रिभुज की, और इस त्रिभुज की भुजा का नाम है EF, ये भी बराबर है। और ये कैसे बराबर है, क्योंकि ये प्रत्येक 6 सेंटीमीटर है। ठीक। तीसरा आप देखेंगे यहां का कोण C और यहां का कोण F, एंगल F, ये इक्वल है। और यहां से आप देख रहे हैं कि ये प्रत्येक कितने डिग्री के हैं, 50 डिग्री के हैं। तो इन स्थितियों से ये सिद्ध होता है कि कोण भुजा कोण, देखिए हमेशा एक कोण आया फिर बीच की भुजा फिर दूसरा कोण, एक कोण आया बीच की भुजा फिर दूसरा कोण, इसका मतलब ये है कि कोण भुजा कोण, है ना, यही तो बन रहा है। इसका मतलब देखिए ये था कोण यानी एंगल, और बीच वाले थे भुजा यानी साइड, और ये फिर से आ गया कोण। ठीक है, यानी एंगल साइड एंगल। ठीक, यानी कि ASA, ये रूल लग गया, ये अब कॉन्ग्रुएंसी का रूल यानी नियम आ गया। इस नियम से भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सिर्फ इतना, अब लिखने की क्या जरूरत है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज है, डायरेक्ट समझ लीजिए अब आप लोग, इससे भी सिद्ध हो जाएगा। इन तरीकों से आपसे कभी दिया जाए तो आप ये तीन तीन चीजें दिखा करके सिद्ध कर सकते हैं। ये भी एक सर्वांग समता की शर्त है, अगर इतनी चीजें फॉलो हो रही हैं तो वो त्रिभुज सर्वांग सम माने जाएंगे, यानी वो त्रिभुज अब बाकी सभी संगत अंग उनके बाकी भुजाएं और कोण भी बराबर मानी जाएंगी। ठीक है, ओके। अगला रूल जो हम चौथे नंबर पर सीखेंगे वो होगा आपका एंगल एंगल साइड। ठीक है, यानी दो कोण और कहीं कोई भी एक भुजा, दो कोण और एक भुजा। इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लीजिए ये आपका ABC और एक और आपका ऐसा ही त्रिभुज ले लेते हैं DEF। इसमें मतलब कोई दो कोण हो, जैसे यहाँ वाला कोण मान लीजिए आपका 45 ही ले लेते हैं, और ये वाला आपका ले लेते हैं, चलिए 50 ही ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर 45 और यहाँ पर 50 ले लिया, और कहीं कोई भी साइड, जैसे ये वाली साइड हमने बताया कि ये 7 सेंटीमीटर और ये वाली 7 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो कोण, एक कोण A और यहाँ पर कोण D बराबर है, 50 बराबर है, और उनका कारण दे देंगे यहाँ रीजन कि प्रत्येक 50 डिग्री का है। और ये वाला कोण B और यहाँ का कोण E है ना, ये बराबर है, और यहाँ का भी रीजन दे देंगे कि भाई प्रत्येक 45 का है। और यहाँ की भुजा BC और इधर की भुजा EF, ये 7 सेंटीमीटर है। ऐसी स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि दो एंगल और एक कोण। अब ये जरूरी नहीं, इनमें ऐसा नहीं है कि इन दो कोणों के बीच में भुजा पड़नी चाहिए या फिर दो भुजाओं के बीच में कोण पड़ना चाहिए। ये इनमें था, देखिए एंगल साइड एंगल, दो कोणों के बीच में ही भुजा। अगर एंगल साइड एंगल लिखा है तो मतलब ये दो एंगल के बीच में ही वो साइड आनी चाहिए, है ना। जैसे एंगल साइड एंगल का मतलब ये हुआ, जैसे ये वाला कोण और ये भुजा और फिर ये वाला कोण, देखिए दोनों कोणों के बीच में ही भुजा है, ऐसी स्थिति है ये वाली। यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है, कोण कहीं और बन रहे हैं, भुजा कहीं और इक्वल है। ठीक है, तो इसको आप मिक्स मत होने दीजिएगा, दो कोण एक भुजा मतलब एंगल एंगल साइड, है ना। यानी कि हम हिंदी में कह सकते हैं कोण कोण और भुजा, ऐसा ये रूल भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये चीज समझ गए, इनमें आपको भेद समझना। 4 शर्तें आपने कॉन्ग्रुएंसी की सीख ली हैं। आपसे शर्तें ही पूछ लेता है, सिद्ध करने को तो आपसे पूछता नहीं है जल्दी। अगला देखिए एक और पांचवा RHS, जो कि समकोण त्रिभुज में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में ये नियम कैसे लगता है, मान लेते हैं दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम आपको प्रूव करना है। यहां पर हम नाम ले लेते हैं ABC, यहां पर लिख लेते हैं DEF। ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, है ना, तो ये भी 90 डिग्री है आपका। इसमें RHS का मतलब क्या है, RHS का मतलब है, R का मतलब राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब समकोण, है ना। राइट एंगल बोलने का मतलब हुआ समकोण। H का मतलब है कर्ण यानी हाइपोटेनस, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और S का मतलब कोई एक साइड यानी कि भुजा, फिर कोई एक अन्य भुजा। ये तीन बातें इनका अर्थ है, समकोण, कर्ण और भुजा। ये किस में मिलेगा, तो जाहिर सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल में ही मिलेगा। ठीक है, माना कि इनके जो कर्ण है वो बराबर है। जैसे यहां पर कुछ भी ले लिया जाए कि 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13 सेंटीमीटर हो गया,
तो इसका मतलब कर्ण तो बराबर है। ठीक है, कर्ण बराबर कोण 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर कोण बी बराबर है यहाँ के कोण ई के, इसका मतलब, और यहाँ रीजन दे देंगे कि प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, इसलिए बराबर लिखा हमने। कर्ण इसका AC है और इसका कर्ण का नाम है DF, ये बराबर है, तो हम बोलेंगे इनके ये कर्ण थे, है ना, ये क्या थे, कर्ण बराबर है, तो कर्ण बराबर है दिख रहा है, क्योंकि दिया गया था प्रत्येक 13 सेंटीमीटर, ये दिया ही है, ये चीज आपको दिया है मान लीजिए, तो आप लिख देंगे ये दिया है। कर्ण बराबर है लिखने की जरूरत नहीं होगा, केवल लिख देंगे दिया है। ठीक है, ये तो आपको समझने के लिए कि बराबर है। अब मान लीजिए कि कोई एक भुजा भी आपको दे दी गई हो, जैसे मैं कहूं कि ये वाली, मान लीजिए ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर दी गई, तो ये भी आपको 5 दे दी गई होगी, तो हम ये बोलेंगे कि भाई इसका जो AB है इस वाले की भुजा और इधर की जो DE भुजा है ये दिया है बराबर है प्रत्येक 5 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है। इस स्थिति को आप देखिए तो पहला समकोण बन रहा है 90 डिग्री, फिर कर्ण बराबर है, फिर एक भुजा कोई बराबर, अब चाहे ये दे दिया गया हो या फिर ये भुजा दे दी गई हो, मतलब इन दोनों भुजाओं में से AB BC में से कोई एक और इधर DEIF में से कोई एक। कर्ण आपको तो देना ही होगा क्योंकि RHS में कर्ण तो शामिल है, हाइपोटेनस बीच में H जो लिखा है, RHS का मतलब कर्ण तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहां पर ये जो त्रिभुज सर्वांग सम हो रहे हैं ये इसी नियम से हो रहे हैं, क्योंकि एक समकोण यहां का देखिए, एक कर्ण 13-13, ठीक है, और एक साइड यानी कि ये 5, तो ये 5, इस रूल से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध किए जा सकते हैं। और जैसे ही ये 3 संबंध स्थापित हो जाएंगे तुरंत आप ये कह सकते हैं कि अब ये प्रत्येक अंग, इनके जो संगत अंग है वो बराबर होंगे, मतलब यहाँ का कोण यहाँ के कोण के बराबर, इस ये वाला कोण ये वाले कोण के, और अन्य भुजा यानी ये वाली भुजा भी इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो हो ही जाएगा। तो इसीलिए कभी भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के ये 5 नियम आपके सामने है, शर्तें हैं या नियम है। तो जब भी अब आपसे पूछा जाएगा कि सर्वांग समता की शर्तें, सर्वांग समता की शर्तें बताइए या नियम बताइए, शर्तें कहें या फिर नियम कहें या जो भी आपका यहाँ पर नाम अलग टाइप का लिया जाए, तो आप उसमें यही बोलेंगे। पहला है भुजा भुजा भुजा, हिंदी में लिखेंगे तो तीनों भुजाएं, भुजा भुजा भुजा, ठीक, जिसको साइड साइड साइड। अगला दूसरा जो आपके सामने दिख रहा है भुजा कोण और फिर भुजा यानी कि साइड एंगल साइड। तीसरा जब आपके सामने आएगा तो फिर आप लिखेंगे कोण, फिर भुजा, फिर कोण यानी कि एंगल साइड एंगल। चौथा जब आपके सामने आएगा तो आप लिखेंगे कोण, फिर से कोण और भुजा, ये लिख सकते हैं, या फिर इसी को एंगल एंगल साइड लिखेंगे। और एक और आपका हो गया जिसमें आप कहेंगे समकोण, ये केवल होगा समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण कर्ण और भुजा, समकोण कर्ण तथा भुजा, जिसको हम RHS राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड बोलेंगे। ये 5 नियम आपको सर्वांग समता की शर्तों में बताना होगा। ठीक है, अब मुझे आशा है कि आपने त्रिभुजों की सर्वांग समता के सभी नियम सीख लिए हैं बेहतर तरीके से। अब 1-2 प्रश्न भी मैंने लिए हैं, बेसिक हो सकता है पूछ ही लिया जाए, इसलिए ले लिया है ताकि आप इसको कुछ आपकी समझ बन सके और आप कर सके। चलिए हम करते हैं इन्हीं नियमों से, अगर जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो डायरेक्ट है तो डायरेक्ट करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC, यहां पर 2 त्रिभुज देखे, 2 क्वेश्चन है, बोला गया इनमें ABC और DEF सर्वांग सम है। पहले से देखिए बता दिया गया सर्वांग सम है। इसने बोल दिया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये सर्वांग सम है, ऐसा चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब ये दोनों सर्वांग सम है। आप निश्चिंत रहिए, पहले से ही सर्वांग सम है। ठीक है, तो x का मान बताइए। तो अब आप x का मान बताने लगेंगे तो आप जरा ये देखिए कि ये जो ABC त्रिभुज पहला बना हुआ है और दूसरा इसी प्रकार से DEF बना हुआ है, यहां पर आप देखिए तो इस जगह पर कोण का नाम लिखा 2x और इस जगह पर कोण दिया गया 70। आप ये बताइए यहां पर बना कोण B किसके संगत होता है? E के ही तो संगत होता है। इसका मतलब मैंने अभी बताया था कि संगत कोण, अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसका मतलब जितना कोण ये B बन रहा होगा इतना ही कोण ये E बनेगा, बराबर होंगे।
तो इसका मतलब b की जगह देखिए 2x है तो 2x रख देते हैं, और e की जगह 70 है तो 70 रख देते हैं। तो इसका मतलब x बराबर, अब ये 2 गुणे में उधर जाएगा तो 70 के नीचे बटे में हो जाएगा, और काटेंगे तो 35 गुना 70, ये आपका आ गया x का मान 35 डिग्री आ गया। आपसे x पूछा गया था, ठीक है, तो x का मान यहाँ 35 आ गया। आपका पहला क्वेश्चन लग चुका है, ठीक, x बराबर 35। अगला देखिए इसी का पार्ट। अगला पार्ट ये है कि दो त्रिभुज है, फिर देखिए सेकंड वाला, ये भी सर्वांग सम तो पहले से बता दिया गया कि ABC, और अगला यहां पर बन रहा DEF, यहां पर x/2 लिखा है भुजा के लिए, और यहां पर 3 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है, और सर्वांग सम पहले से ही ये बताया गया है, ठीक है। तो आपको x का मान यहां भी बताना था। तो आप बताइए, ये जो भुजा है संगत भुजा है ना, आप देख रहे हैं ये भुजा BC और EF संगत भुजा होती है, अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो इसका मतलब ये BC बराबर होगा इस EF के, इसमें कोई डाउट नहीं। तो BC की जगह x/2 रख दीजिए, EF की जगह 3 रखिए, 2 बटे में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। जब एक चीज इधर बटे में होती है तो दूसरे तरफ गुणे में हो जाती है। तो इसका मतलब x बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है, चीजों को करके दिखाना है। तो ये पहला प्रश्न आपका लग गया। अगर ऐसे बेसिक क्वेश्चन बनते भी हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे सिर्फ शर्तें ही पूछ ली जाएंगी तो आप उन शर्तों को बता सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC, ये जो डायग्राम आपके सामने बन रहा है इसमें त्रिभुज ABC और ABD दो त्रिभुज आप देख रहे हैं। एक ये देखिए अपर हाफ में, एक लोअर हाफ में, ऊपर और नीचे 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो दिए गए चित्र में ये बताया गया कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। सर्वांग सम सिद्ध करिए, आप करके दिखाइए। और कुछ चीजें दे दी गई कि दिए गए चित्र में एक बात आपको दी गई कि AC बराबर AD है। यहां पर इस चित्र को मैं इधर बना लेता हूं, ये मान लेते हैं आपका AB था, और यहां से ऊपर ऐसे और ये ऐसे बना, ठीक है। इसमें से A यहां C लिखा गया, यहां D लिखा गया है, ठीक है। अब आपको ये बता दिया गया कि AC बराबर AD, मतलब ये वाला इसके बराबर है। तो AC बराबर AD, ये चीज तो आपको दिया ही है, उसने दे दिया है, ठीक है, दिया है, नोट कर लिया हमने। अगली चीज, तथा भुजा AB भुजा कोण A को समद्विभाजित करती है। AB भुजा देखिए ये कोण पूरा जो बन रहा है इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। AB जो जा रही है बीच से 2, एक ये और एक 2 बराबर भागों में बांट देती है, ये भी बराबर है। तो इसका मतलब ठीक बात, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका मतलब यहां बना कोण इस कोण के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कोण CAB, देखिए C से चलेंगे, C फिर A पर आएंगे, रुकेंगे और फिर B की तरफ बढ़ जाएंगे, CAB ये वाला हिस्सा, ऐसे C यहाँ A फिर इधर B, C से A की तरफ आके B की तरफ। तो हम बोलेंगे कोण CAB बराबर होगा, क्योंकि इसने खुद ही कहा है कि कोण A को AB भुजा समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित, समान भाग 2 भागों में विभाजित, समान 2 भागों में विभाजित, समद्विभाजित करना। इसका मतलब सपोज मान के चलिए अगर ये 30 बन रहा है तो ये भी 30 बन रहा होगा, ऐसा 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो इसका मतलब ये कोण बराबर हो गए। तो एक कोण CAB और यहां से DAB कह सकते हैं, DAB है ना। ये चीज क्योंकि ये क्यों बराबर हुए, क्योंकि इसमें बोला था कि जो AB भुजा है, AB भुजा कोण A को क्या करती है, समद्विभाजित। तो इसका हमने कारण देखिए दे दिया कि भाई प्रश्न में ये बोला गया है कि जो AB भुजा है वो कोण A को समद्विभाजित करती है, ये प्रश्न में ही बोला गया है। तो इसलिए हमने रीजन दे दिया प्रश्न के तरफ से। 2 बातें हो गई, एक भुजा हो गई, एक कोण आ गया। एक और चीज मिल जाए और सर्वांग समता की जो 5 शर्तें थे उनमें से कुछ लागू हो जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये सर्वांग सम है ना। एक और चीज पे फोकस करेंगे तो देखिए इसमें एक फोकस ये हो रहा है चीज में कि ये जो भुजा AB है ये इस त्रिभुज की भी भुजा है और इसकी भी भुजा है। अगर मैं अलग अलग बात करूं तो इसकी भी, इसमें भी AB पड़ेगा, और अगर इसको मैं नीचे की तरफ ये लेता हूं तो भी नाम AB ही पड़ेगा। इसका मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, ये दोनों के लिए समान होगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर, तो ऐसा तो है नहीं कि इस वाले ऊपर वाले भाग के लिए 8 नहीं 10 हो जाएगा। 8 है इसके लिए भी रहेगा, 8 है इसके लिए भी रहेगा। इसका मतलब कि ये जो बीच वाली भुजा AB है वो दोनों के लिए समान है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि AB बराबर AB, दोनों के लिए AB है। AB इसके लिए भी, AB इसके लिए भी है, ठीक है। क्योंकि ये जो है उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ
निष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा दोनों की हमेशा बराबर होगी। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ भुजा है। अब आप देखिए दो भुजाएं एक कोण, इसका मतलब दो भुजा एक कोण। देखिए दोनों भुजाओं के बीच में, ये दोनों भुजाओं के बीच में ही कोण बन रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे साइड, यानी ये वाली भुजा, फिर कोण और फिर साइड, है ना। यानी भुजा कोण भुजा, नियम से, इन नियम से, ये नियम लागू हो रहा है। इस नियम से यहां का जो त्रिभुज है कौन सा है, ABC, ये सर्वांग सम हो जाएगा इस त्रिभुज के, जो कि नाम है ABD, नीचे वाले के ABD, है ना। ये आपको नियम अप्लाई करना है बस सीधे, और ये सिद्ध हो गया। देखिए हमने तीन चीजें, शर्तों को सिद्ध कर दिया, जो कि सर्वांग समता की शर्त भी है कि कोई भुजा फिर कोण फिर भुजा, तो इसका मतलब SAS नियम लग गया। तो इससे ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, है ना, जिसको हम कभी कभी लिख देते हैं इति सिद्धम, यानी सिद्ध कर दिया गया, ठीक है हिंदी में, या हेंस प्रूव्ड, है ना। तो इस तरीके से चीजें आप करते हैं, और मुझे आशा है कि आपने ढंग से सर्वांग समता की शर्तों को समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। और सर्वांग समता में कुछ शर्तें ही आ सकती हैं, पूछी जाती हैं अक्सर, जनरली आप देखते हैं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखिए, नहीं तो मैंने फिर भी सिद्ध कैसे करना है हर एक नियम को समझाते हुए भी बताया है, और दूसरा प्रश्न लेकर के भी आपको समझाया है। तो आप लोग इसको समझिए, देखिए और अच्छे से स्टडी करिए। इन्हीं पांचों नियमों के अंतर्गत सिद्ध करना है आपको, कोई अपनी तरफ से नियम बनाना नहीं है। जैसे नियम की व्यवस्था आपको एक एक समझाई गई है, यही 5 नियम आप लगा करके त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं, अन्य कोई छठा नियम नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसी ऑर्डर में समझेंगे, इसी तरीके से करेंगे, तभी वो सही माना जाएगा। तो मुझे आशा है आपको सर्वांग समता की एक अच्छी समझ हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको समरूपता पढ़ा दिया जाएगा, और इस प्रकार से सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स का ये चैप्टर पूरा हो जाएगा अगले वीडियो के साथ, ठीक है। बीच बीच में आपको सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का भी कार्य कराया जाएगा, क्योंकि अभी परीक्षा के होने का कोई जल्दी में तो आसार है नहीं। आपका कोर्स थर्ड सेमेस्टर वालों का पूरा मैथ का कंप्लीट ही है, तो सभी का ध्यान इस समय दे लिया जाए, क्योंकि जो समय है उसको अवसर में बदलना चाहिए। हम लोगों को विद्यार्थी जीवन में उसको स्टडीज में अपना फोकस करना चाहिए, ताकि जब भी एग्जाम हो, जब भी चीजें हो, हम बेहतर तरीके से उसको ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके, ज्यादा अच्छे नंबर गेन कर सके। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को खूब शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अपने सभी सेकंड सेमेस्टर के साथियों को जोड़िए इस चैनल से, ताकि हम लोग कंटिन्यू आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।